नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। फिक्की ने भारत की विकास दर को रिवाइज किया है और घटाकर 7% कर दिया है साल 2022-23 के वित्तीय वर्ष के दौरान। और इस गिरावट के पीछे वजह क्या है, इस गिरावट से आम आदमी पर कितना असर पड़ सकता है और इस गिरावट का क्या संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के साथ भी है, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे आपसे और आपको जानकारी देंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं और जो आईआईएफएल सिक्योरिटीज रिसर्च में वाइस प्रेसिडेंट हैं, अनुज गुप्ता। अनुज गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि विकास दर में गिरावट का जो अनुमान लगाया गया है उसके पीछे सबसे बड़ा, अगर कोई एक कारण मैं आपसे पूछूं या कोई जानना चाहे कि बड़ा कारण कौन सा है जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था मंद पड़ रही है। देवेंद्र जी नमस्कार। देखिए, अगर हम 2022 से पहले की बात करें तो आईएमएफ ने काफ़ी पॉजिटिव आउटकम दिया था भारतीय इकोनॉमी के लिए और 12% तक का इन्होंने अनुमान लगाया था कि भारत ग्रो कर सकता है। मगर अब देखें तो जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं, एक अनसर्टेनिटी वाला माहौल है। हालांकि हम कोरोना से तो बाहर निकले हैं, मगर कहीं ना कहीं पूरे वैश्विक स्तर पर एक अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया है। वहीं देखें तो क्रूड के प्राइसेस काफ़ी बढ़े हैं, खाने के तेलों के प्राइस काफ़ी बढ़े थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि पूरे ही विश्व के अंदर एक इन्फ्लेशन वाली समस्या देखने को मिली है। अगर हम इन्फ्लेशन को ही देखें तो यूएस के अंदर करीबन 40 साल के हाइस पर इन्फ्लेशन है और भारत के अंदर भी इन्फ्लेशन यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो उसकी वजह से हमने देखा है कि कहीं ना कहीं सभी इकोनॉमिक्स का जो आउटलुक है वो नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है। पूरे ग्लोब का जो आउटलुक है वो एक नीचे की तरफ रहा है। तो इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो भारत के अंदर जो एक अर्थव्यवस्था में जो गिरावट का आउटलुक आया है उसमें सबसे बड़ा रोल यहाँ पर अगर देखें तो कमोडिटी के प्राइसेस, पर्टिकुलरली जो कच्चे तेल के प्राइसेस है या फिर खाने के तेल के प्राइसेस हैं, उनकी वजह से यहाँ पर देखने को मिला है। और हमने देखा है कि साथ में रुपया के अंदर जो गिरावट हुई है वो भी एक सबसे बड़ा रोल रहा है, जहाँ पर हम जो ग्रोथ है भारत की वो थोड़ी सी लोअर आती हुई देख रहे हैं। जी, तो विकास दर में गिरावट है और अगर हम रुपए में लगातार जो कमजोरी है उसके पीछे उसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करें, तो क्या अर्थव्यवस्था में मंदी जो भारत में आ रही है या भारत की कहें कि जीडीपी ग्रोथ स्लो हो रही है, उसके कारण भी भारत की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो लगातार नीचे खिसकती जा रही है। देखिए, जो हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगा होता हुआ दिखाई दिया है रुपए की वजह से, रुपए की वीकनेस की वजह से। वो एक सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं देखें तो रुपया में जो गिरावट है उसमें हम देखें तो डॉलर इंडेक्स का काफी बड़ा रोल था। जब से फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने स्टार्ट किए हैं, इवन सभी सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, तो उसके में हमने देखा है कि उसकी वजह से जो रुपया है वो यहाँ पे वीक होता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को कम करने के लिए स्टेप उठाया गया और उसकी वजह से हमने देखा कि रुपया यहाँ पर वीक हुआ और रुपया आप देखें तो 80 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि इकोनॉमी में गिरावट का जो अनुमान है उसमें रुपया को भी देखने को मिला है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके का सेंटीमेंट चल रहा है, हमें लगता है कि जो रुपया है वो थोड़ा बहुत और यहाँ पर वीक हो सकता है। मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर कच्चे तेल के जो प्राइसेस थे वो जो बढ़े थे $139 पर बैरल हमने इस साल आते हुए देखे थे, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे रोल प्ले होता हुआ दिखाई दिया है। जी, अनुज जी, अगला सवाल अगर मैं पूछूं आपसे कि जिस मंदी की आशंका भारत में जताई जा रही है, क्या दुनिया के बाकी छोटी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी उसी रास्ते से गुजर रही हैं? और अगर उसी रास्ते से गुजर रही हैं तो भारत की तुलना में उनकी हालत ज्यादा बेहतर है या भारत बेहतर स्थिति में है? देखिए, भारत अभी भी बेहतर स्थिति में है, क्योंकि अगर आप यूरोप को देखेंगे या फिर आप ब्रिटेन को देखेंगे या फिर अगर आप जापान को देखेंगे तो सभी में हमने भारत से ज़्यादा गिरावट आती हुई देखी है। भारत की करेंसी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अभी तो 7% ही डेप्रिशिएट हुई है। बाकी अगर आप बाकी इकोनॉमिक करेंसी को देखेंगे या ग्रोथ को देखेंगे तो भारत से ज़्यादा वहाँ पर डैम्पेन लगा है। तो कहीं ना कहीं भारत की कभी ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ पर चिंता का विषय हो। हालांकि ये उतार चढ़ाव आने वाले दिनों में बना रहेगा, मगर अगर हम कंपेयर करें बाकी इकोनॉमी से तो बाकी इकोनॉमी के मुकाबले भारत की व्यवस्था काफी अच्छी है। क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो जो मॉनसून है जिसने रिवाइव किया है काफी अच्छे तरीके से, तो हमारा ये मानना है कि उस मॉनसून की वजह से आगे एग्रीकल्चर कमोडिटी की जो डिमांड है, जो सप्लाईज हैं वो यहाँ पर अच्छी बनी रहेंगी, जो कि डिमांड को भरपूर करती हुई दिखाई देंगी। तो एग्रीकल्चर के मोर्चे पर तो ऐसा कोई इन्फ्लेशन का हमें लगता नहीं है कि देखने को मिलेगा जो कि लास्ट ईयर था। इस बार हम देख रहे हैं कि अच्छी अनाजों की पैदावार भी हो सकती है, तिलहन के अंदर भी अच्छी पैदावार हम देख सकते हैं। तो कमोडिटी के लेवल पर हमें लगता नहीं है कि कोई मेजर जो टर्न अराउंड है वो देखने को मिलेगा। अच्छी खासी हम इस बार अच्छी एकरेज भी देख रहे हैं और अच्छी पैदावार भी देख रहे हैं। तो हमें लगता नहीं है
कि भारत के अंदर आने वाले दिनों में गिरावट रहेगी। हाँ, जो करंट अभी चल रहा है वहां पर हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले, मगर अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी अर्थव्यवस्थाओं से, तो भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी काफी अच्छे मोड़ पर खड़ी है, जहां पर हम एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बाकी इकोनॉमी की बात करें तो वहां पर हमने काफी बड़े गिरावट आती हुई की है, करेंसी भी उनकी काफी गिरी है और इकोनॉमी के अंदर भी यहाँ पे काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जी जी। अब एक सवाल ये है कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और पेट्रोल और गोल्ड के दाम में फ्लक्चुएशन है, तो क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है और अर्थव्यवस्था पर इनका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले समय में? अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो यूएस डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है, कंपैरिजन सिर्फ भारत की करेंसी से नहीं बल्कि दुनिया के अन्य करेंसी के मुकाबले भी मजबूत हुआ है, तो इनका कुछ रिलेशन और इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था की स्लो डाउन पर आप देख रहे हैं? देखिए, तीनों ही चीजें भारतीय अर्थव्यवस्था पे काफी असर डालती हैं, क्योंकि हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट जो है वो डॉलर में हम करते हैं, तो डॉलर का मजबूत होना ये एक भारतीय इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव है। साथ में क्रूड की अगर प्राइस करें तो क्रूड का भाव अगर बढ़ता है तो भारत के अंदर यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते हैं, जो कि सबसे बड़ा कंज्यूमर है भारत पेट्रोल और डीजल का। तीसरी बात, गोल्ड सबसे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड भारत में। अगर गोल्ड के भाव बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि काफी जो है चिंता का विषय बनता है, और भारत हमेशा से ही काफी अच्छी क्वांटिटी में इंपोर्ट भी करता हुआ आया है, और साल दर साल जो इसकी यूसेज है वो गोल्ड का वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो तीनों ही जो चीजें हैं, तीनों ही जो करेंसी और कमोडिटी हैं, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं, और इनके अंदर अगर उतार चढ़ाव होता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट भारत पे पड़ता है। तो हमने देखा है कि यूएस डॉलर जो है वो 20 साल के हाईस पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो रुपया है वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम लो लेवल पर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि क्रूड के प्राइसेस की अगर बात करें तो 139 के स्तर पर हम ट्रेड करते हुए देख रहे थे, जो कि अब करीब $100 के आसपास आए हैं। यहाँ पर हमें लगता है कि थोड़ी बहुत कूलनेस आपको देखने को मिल सकती है, जो कि हमने पिछले 6 महीनों में एक बढ़त बनती हुई देखी थी, क्योंकि जिस तरीके से सप्लाईज जो क्रूड की है वो आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि जब से बाइडेन सऊदी अरब गए हैं तो वहां पर एक आश्वासन देखने को मिला है कि वहां पे प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्रूड के प्राइसेस में हम आने वाले दिनों में गिरावट आते हुए देखेंगे। तीसरा मुद्दा जो गोल्ड का है, हमने गोल्ड के प्राइसेस में ऑलमोस्ट करीबन $200 की गिरावट हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। हमें लगता है कि यहाँ पर अभी जो एक ट्रेंड बना है गोल्ड में, वो यहाँ पर एक गिरावट की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड की भी जो डिमांड है अभी मार्केट में नहीं है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन नहीं है, बट आने वाले दिनों में हमारा मानना है कि गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है। तो तीनों ही चीजें जो है वो भारतीय इकोनॉमी में काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं, और भारतीय इकोनॉमी के अंदर काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी करती हैं। जी। अगला और आखिरी सवाल, इकोनॉमी में स्लोडाउन का सीधा असर आम आदमी पर किस तरह से पड़ने वाला है, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था अगर गिर रही है तो ऐसे में आम लोगों को आप अगर एक आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर अगर आपसे मैं पूछूं तो किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, जो स्लो डाउन है वो हम पूरी इकोनॉमी में देख रहे हैं। हालांकि भारत में हमें लगता नहीं है कि ऐसा कुछ देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो एक कृषि प्रधान पर है, और अगर हम देखें तो भारत में इस बार हम आत्मनिर्भरता की तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं। हम अनाजों में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम धीरे धीरे तिलहन के अंदर भी आत्मनिर्भर बनते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। हाँ, सिर्फ एक साइड है क्रूड की, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इथेनॉल का यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन कार्स का यूज़ कर रहे हैं, ईवीज का यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी मुझे लगता है कि एक तरीके से संभलता हुआ दिखाई देगा। तो मेजरली हमें लगता नहीं है कि कोई ऐसा कोई मेजर रिसेशन का असर भारत पर आता हुआ दिखाई देगा। हाँ, हो सकता है कि विश्व के अंदर अगर पूरा रिसेशन आएगा तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट भारत पर पड़ सकता है, बट हमें लगता है कि भारत पे उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जितना हम विश्व में देखेंगे। तो कहीं ना कहीं भारत की स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी हम अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि भारत के लिए ये एक अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि अगर अन्य अर्थव्यवस्थाओं में रिसेशन आएगा तो जो इन्वेस्टर हैं वो भारत की तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे, और अगेन एफडीआईज का इन्फ्लो जो है वो भारत के अंदर आता हुआ देखेंगे। तो ये तो भारत के लिए काफी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, जहां पर हम भारतीय बाकी अर्थव्यवस्थाओं से पैसा जो है वो भारतीय इकोनॉमी में शिफ्ट होते हुए देखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है। थोड़ा बहुत चिंता का विषय हो भी सकता है, क्योंकि क्रूड के प्राइस अगर बढ़ेंगे या बाकी कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत इशू यहाँ पर भारत में हो सकता है, बट उतनी बड़ी स्थिति भारत के अंदर खराब होने वाली नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि भारत का जो ग्रोथ है वो आगे ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। जहां तक सवाल है इन्वेस्टर्स का, हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स को ऐसे मौके तलाशने चाहिए जहां पर वो पैसा लगा सकें। भारतीय स्टॉक मार्केट काफी अच्छी हमें लगती है, काफी करेक्शन यहाँ पे हुआ है, जहां पर वो धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में एसआईपी के माध्यम से
या छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपना पैसा लगा सकते हैं। गोल्ड को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। हम पहले भी कहते आए हैं कि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको अनसर्टेनिटी के टाइम पे अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो गोल्ड को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपना जो आपका सेविंग्स है उसको इकट्ठा करें और धीरे धीरे पैसा को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, जिससे कि आपका जो पैसा है वहां पर आपको रिटर्न अच्छा देखने को मिले। साथ में अपने पैसे को थोड़ा सा सेविंग के तौर पर भी रखना शुरू करें। अनुज गुप्ता जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये जानकारियां बहुत उपयोगी लगेंगी, क्योंकि आशंका, अस्थिरता और ये सब चीजें डरावनी होती हैं। ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में नहीं है, जैसा कि अनुज जी ने बताया। और अनुज जी हमसे जुड़े थे, IIFL सिक्योरिटीज रिसर्च से वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। थैंक यू सर।